अब आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस समय आम जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। यानी लोगों को सामने रखो, लोगों की इन्वॉल्वमेंट के साथ आगे बढ़ो, जनता की सोचो, उसकी तकलीफ को सोचो, उसके प्रति समर्पित भाव से चलो। और दूसरा है पॉलिटिक्स ऑफ यूनिटी एंड डेवलपमेंट। ये विकास की बात है ना, ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये ऐसे ही मुंह से नहीं निकला हुआ शब्द नहीं है, ये बहुत सोचा हुआ समझा हुआ शब्द है। ये इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, एकात्म मानववाद से हम आगे बढ़कर के आए तो अंत्योदय, उस अंत्योदय के अंत के लिए जो मंत्र निकाला गया वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस बात को भी चरितार्थ है। इसलिए पॉलिटिक्स ऑफ यूनिटी एंड डेवलपमेंट। तीसरा है इंक्लूसिव इकोनॉमी, जनधन, इंक्लूसिव इकोनॉमी। ये इकोनॉमी को, एक तो इनफॉर्मल इकोनॉमी को फॉर्मल इकोनॉमी में लाना। इनफॉर्मल इकोनॉमी का मतलब होता है जो जिसका कोई जोड़ गुणा भाव घटा भाव है ही नहीं, पता ही नहीं चलता कैश कहां से कहां फ्लो हो रहा है, किसके हाथ में गया, किसके हाथ से निकला। इसको फॉर्मल इकोनॉमी में लाना। आप देखिए इस देश में बैंक की दहलीज को क्रॉस करने वाले लोगों की संख्या 2014 में 3.25 करोड़ थी। 3.25 करोड़, 130 करोड़ का देश, 3.25 करोड़ लोग ही बैंक में अपना खाता खुलवा के बैठे थे। आज 45 करोड़ से ज्यादा लोग जनधन योजना के साथ। एक गरीब व्यक्ति को भी कोई राहत मिलती है तो उसको बैंक के खाते में सीधा पैसा उसके पास पहुंचता है। ये हमको, ये इकोनॉमी को इंक्लूसिव बनाने का प्रयास हुआ है। उसी तरीके से गवर्नेंस का भी पैराडाइम शिफ्ट हुआ। और तीसरा, हर एंगल में वसुधैव कुटुंबकम को ध्यान में रखना। हम जो काम कर रहे हैं उसका देश का भला तो हो ही रहा, लेकिन देश के भला के साथ साथ मानवता का भी भला हो, दुनिया का भी भला हो, उसके साथ अपने आप को उदाहरण मैं बहुत दे सकता हूं। अब ये कोविड की बात कीजिए, अगर 200 करोड़ के लोग यहां लगे हैं वैक्सीन, तो 100 देशों को तो वैक्सीन मैत्री में हम लोगों ने वैक्सीन दी है, और जिसमें से लगभग 25 देशों को तो मुफ्त बांटी है, मुफ्त वैक्सीन दी है। ये हमारा, इसलिए इन 5 फाउंडेशंस पर, पिलर्स पर ये खड़ा, ये जो किताब को इलैबोरेट किया गया है, उसको हम सबको जरूर उसको जानने देना चाहिए। ब्लू क्राफ्ट ने जो इसको ड्राफ्ट किया है उसको भी मैं बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने इतने, जिस पर्सनालिटी का व्याप इतना बड़ा हो, उसको एक पुस्तक में समा लेना, ये बड़ा कठिन कार्य है और कोई एक व्यक्ति कर भी नहीं सकता था। इसलिए लगभग 22 लेखकों ने 21 चैप्टर्स में इसको लिखा है। और जिन लोगों ने लिखा है वो सब अपने आप में जीवन में, समाज में स्थान रखने वाले लोग हैं। सब लोग अचीवर्स हैं। ये कोई ऐसे ही नहीं है कि किसी ने पकड़ करके इस किताब को लिख दिया। फिर चाहे अमित शाह जी हो, एस जयशंकर जी हो, हमारे अन्य प्रतिनिधि हो, हमारे अमीश जी त्रिपाठी हो, पीवी सिंधु हो, अजीत डोभाल जी हो, नंदन जी हो, सब लोगों ने, जिन लोगों ने जीवन में अचीव किया है, उन लोगों ने इसमें अपना पार्टिसिपेशन किया है। मैं उनको धन्यवाद भी देता हूं और उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, अपने अपने तरीके से मोदी जी के व्यक्तित्व को हम सबके सामने रखने का। हमें इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए जब हम इस पुस्तक को पढ़ें कि ड्रीम्स रियलिटी में कैसे बदलती है, सपने रियलिटी में कैसे बदलते हैं, सपने डिलीवर कैसे होते हैं, ड्रीम्स टू डिलीवरी। इसको अगर जानना हो तो प्रधानमंत्री मोदी जी के पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस को भी इंफॉर्मेशन जानना चाहिए। किस तरीके से वह पॉलिसी मेकिंग में अपना इंटरवेंशन रखते हुए चीजों को ठीक ढंग से रखने का प्रयास करते हैं। एक बात हम सब लोग जानते हैं कि उन्होंने हमेशा एम्पावरमेंट की बात की।
सशक्तिकरण की बात की है। सशक्तिकरण किसका? गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, इन सब का एम्पावरमेंट करना। इसलिए पॉलिसी प्रोग्राम्स विद सम फिलॉसफी, विद सम अंडरस्टैंडिंग, जिन पॉलिसीज के ट्रांसलेशन से समाज का भला होता है और सच में ये रेवड़ियां बांटना नहीं, सच में एम्पावरमेंट करना, ये उनका हमेशा लक्ष्य रहा है। और इसीलिए जब हम बात करते हैं, अगर विमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो उजाला, सौभाग्य, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत, प्रिजर्वेशन ऑफ विमेन इन आर्म फोर्सेस, हेल्थ इंडिकेटर्स, IMR, infant mortality ratio, MMR, maternal mortality ratio, rate, ये सब चीजों में हम किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं, इसकी चिंता कीजिए। और विमेन एम्पावरमेंट की मैं बात करूं तो आपको जान करके आश्चर्य होगा कि कितनी गहरी सोच रही है उनकी, और पॉलिसी इंटरवेंशन में उनका कितना बड़ा योगदान है। ये जो नेशनल हेल्थ मिशन आया, इसके पहले गुजरात में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस कॉन्सेप्ट को रखा कि जिस दिन से महिला गर्भवती होती है वहां से लेकर डिलीवरी तक की चिंता यह सरकार को करना है और उसकी व्यवस्था। राइट फ्रॉम कंसेप्शन टू डिलीवरी, ये आंगनबाड़ी वर्कर्स, ये आशा वर्कर्स, इनका घर घर जाना, किसी गर्भवती महिला का पता लगा के उसका रजिस्ट्रेशन करना, रजिस्ट्रेशन करके टैबलेट पे डालना, टैबलेट पे डाल करके उसको अपने सब सेंटर से जिले में पहुंचाना, जिले उसको स्टेट में पहुंचाता है, स्टेट हमारे को यहां पर भेजता है। एक एक गर्भवती महिला का रिकॉर्ड इस तरीके से डिजिटल दुनिया में उसको इकट्ठा किया जाता है, और फिर यहां से ट्रैकिंग सिस्टम, हमारा फोन वाला कॉल सेंटर से फोन करेगा, आपने ये वाली दवा ले ली कि नहीं, आशा वर्कर आई थी कि नहीं, आपको ये इंजेक्शन लग गया कि नहीं, पहले महीने में ये आपको टैबलेट मिल गई कि नहीं, यहां से ट्रैकिंग होती है। ये गवर्नेंस का मॉडल समझने लायक है, जानने लायक है। आप हम लोग तो बड़े आसानी से कह देते ना कि हमारे यहाँ बच्चों की मरने की संख्या कम हो गई है, ऐसे ही नहीं हुई है, उसकी व्यवस्था की गई। हमारे यहाँ डिलीवरी होने वाली महिलाओं की डेथ की संख्या कम हो गई है, अब हेल्दी बेबीज हो गई है, ऐसे नहीं हो रही। उनको हर तरीके की ट्रैकिंग करते हुए, ये वाला इस महीने में इंजेक्शन लगा कि नहीं लगा, आशा वर्कर जाती है, उसको फीड करती है, फीड करके वो फीड हमारे तक पहुंचता है, यहां से ट्रैकिंग की जाती है, तब जाकर। और फिर उसके बाद इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, मुफ्त में एम्बुलेंस भेज करके महिला को लाना, डिलीवरी करना, डिलीवरी नॉर्मल हो या सिजेरियन हो वो भी कराना, और वापस घर छोड़ने तक की व्यवस्था, और फिर आर्थिक रूप की सहायता भी दे करके उस महिला की डिलीवरी सुनिश्चित करना, ये भारत सरकार ने। इसलिए महिला सशक्तिकरण का विषय उठाया जाए, हर तरीके के इंटरवेंशन को समझना। अभी किसान की बात करते हैं, कभी किसी ने किसान की बात सोची कि किसान को भी उसकी मिट्टी कैसी है इसके बारे में जानकारी दी जाए। सॉइल हेल्थ कार्ड्स, आज 28 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। आप देखिए हमारा किसान कितना सशक्तिकरण, उसको सशक्त हो चुका है। कैसे किया गया हो? ये सॉइल हेल्थ कार्ड का कॉन्सेप्ट कहां से आया? ये यूरिया के लिए झगड़ा चला करता था, क्योंकि यूरिया ब्लैक होता था, आता किसानों के नाम पर था, जाता ब्लैक में था इंडस्ट्रीज को, लाठी चार्ज होता था, किसान बेचारा मुसीबत में रहता था। मोदी जी के एक इंटरवेंशन से, एक सूद से, नीम कोटेड यूरिया, अब वो यूरिया और किसी काम आ ही नहीं सकता, वो सिर्फ खेत पे ही लगेगा। ये नीम कोटेड यूरिया करके उसी तरीके से हम देखें कि हमारा देश इन्वेस्टमेंट का सेंटर बने। आज देखिए कोविड काल में सारे देश की इकोनॉमी खराब हुई, हमारी स्टेबल रही, हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ी, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया। ये कैसे हुआ? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यवस्था करनी पड़ती है, माहौल बनाना पड़ता है, माहौल बना करके उसको खड़ा किया जाता है। उस माहौल को पहले उन्होंने गुजरात में बनाया और अब देश में उन्होंने बनाया है
इसको हम सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए और इसको हमको ध्यान रखना चाहिए। मुझे लगता है कि ये पुस्तक इन सारी बारीकियों को समझने के लिए ये बहुत बड़ा सर्विस कर रही है, क्योंकि उन्होंने जो कला जो उनके पास जीवन में उन्होंने सीखा वो उन्होंने अपने में समेट के नहीं रख लिया। मोदी जी चाहते हैं कि दुनिया जाने, मोदी जी चाहते हैं कि इसका उपयोग हो और हर व्यक्ति इसी से सशक्त हो और ताकत के साथ आगे बढ़े। ये जरूर चीज है और इसीलिए इस पुस्तक का हमको सदुपयोग करने की जरूरत है। अगर हम बात करें कि पॉलिसीज की, तो आप देखिए जीवन ज्योति बीमा योजना से लेकर के ईपीएफओ तक हर तरीके से डिजिटलाइज करते हुए लोगों को स्टैब्लिश करना, ये एक बहुत बड़ी खास बात रही है हमारे प्रोग्राम से। मैं आयुष्मान भारत से लेकर के मानधन योजना, यानी किसान को पेंशन लग जाए, एक गरीब व्यक्ति को 60 वर्ष के बाद पेंशन लग जाए और पेंशन लेने के लिए उसको किसी दफ्तर में न जाना पड़े, सीधे उसके अकाउंट पर ट्रांसफर हो जाए। ये डिजिटल दुनिया को करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना और उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, किसान सम्मान निधि, हमारा जनधन योजना, ये सब डिजिटली करके दिया है। अभी मुझे शायद डेट ठीक याद है कि नहीं, 31 मई था जब 11वीं किश्त 11th किश्त किसान सम्मान निधि की 2,000 रुपए भर की, उसकी 11वीं किश्त प्रधानमंत्री मोदी जी ने शिमला के रिज मैदान से एक बटन दबा करके उसको 11वीं किश्त को रिलीज किया। एक बटन। और आपको मालूम है 11 करोड़ किसानों को 15 मिनट के अंदर, विद इन 15 मिनट्स 27,000 करोड़ रुपए उनके खातों में पहुंच गए। ये आपने देखा वो स्क्रॉल चल रहा था, कितनी तेजी से कितने लोगों के खातों में ये बैंक का पैसा पहुंच गया। ये डिजिटल वर्ल्ड को इस तरीके से देखने का प्रयास किया गया। अभी हम लोगों ने 200 करोड़ का वैक्सीनेशन प्रोग्राम को कवर कर लिया। आपको लगता होगा हाँ हो गया, ऐसे नहीं हुआ है। इसके लिए उन्होंने कहा था कि वी विल मेक इंडिया बेस्ट इन डिजिटल, वी विल मेक इंडिया बेस्ट इन डिजिटल पेमेंट्स, एंड ही डिड इट। वो करके दिखाया है। इसको भी हमको मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। ये मैं जब इसको बोलता हूं तो आपको समझना चाहिए। जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था तो उन्होंने मुझे ला करके पूछा, भाई ये आप इसकी ट्रैकिंग कैसे कर रहे हो, किसी भी काम को ट्रैकिंग कैसे करते हो? मैंने कहा अभी तो कोई व्यवस्था नहीं है, स्टेट्स जो होती हैं वही इसको डिजिटली करती हैं और इसी तरीके से हम लोग देखते हैं। बोले नहीं, इसका कोई व्यवस्था करो जिसमें चेक होना चाहिए सारी चीजें कैसी हो सकती हैं। उस समय हम लोगों ने शुरू किया ई-वे, बहुत मेहनत करके बहुत अच्छे वेल डिजाइन प्रोग्राम बनाए। उसमें वो क्या था, ई-वे क्या था कि इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। एक जो हमारी वैक्सीन यहां से चलती है उसको कोल्ड स्टोरेज में रह करके पहुंचनी चाहिए अंत तक, चाहे वो आप लाहौल स्पीति के लद्दाख तक पहुंचाना हो, चाहे आपको गढ़चिरौली के जंगलों में पहुंचाना हो, चाहे आपको मलाला के पहाड़ों पर पहुंचाना हो, चाहे आपको छोटा बंगाल कहीं पर पहुंचाना हो, एक टेम्परेचर में पहुंचना है। अब इसको कैसे ट्रैक किया जाए? तो उन्होंने 2 तरीके उसमें इस्तेमाल किए। एक, जिस समय ये टेम्परेचर से बाहर निकलेगा इसका रंग बदल जाए। दूसरा, ये वेस्ट हो जाए। दूसरा, हर ट्रैकिंग पॉइंट को इलेक्ट्रॉनिकली उसको ट्रैक करो, तो बना ई-विन। और ये ई-विन काम आया कोविड में। जब कोविड आया तो उस समय डिजिटली अपना रजिस्ट्रेशन कराओ, डिजिटली ही अपना अपॉइंटमेंट ले लो, डिजिटली आप अपना वैक्सीनेशन करा लो और डिजिटली आप वैक्सीन का सर्टिफिकेट भी ले लो। ये काम करके 200 करोड़। अब जिस दिन मुझे उन्होंने इवेंट के लिए कहा था तो मेरे दिमाग में तो बैठ नहीं रहा था कि इससे होगा क्या, इससे होगा क्या। इससे यही हुआ कि देश के काम में ये जब आपत्ति का समय आया, अब जैसे ये जनधन योजना, हम लोग सब कांग्रेस के लोग तो मजाक बनाते थे, ये खाते खुलवा के क्या होगा, खाते खुलवा के क्या होगा। 20 करोड़ बहनों को 3 महीने तक मोदी जी ने कोविड के लॉकडाउन में
उनके खाते में 500 रुपए पहुंचा, 20 करोड़। न पोस्टमैन, न मनी ऑर्डर, न पोस्ट ऑफिस, न व्यक्ति बीच में, इधर मोदी जी और उधर वो बहन जिसको 500 रुपए मिल रहे थे। इस तरीके 1000 रुपए हमारे जो विकलांग भाई थे उनके यहाँ 3-3 महीने तक पहुंचाया गया। ये डिजिटल दुनिया की फर्क आया है, उसको भी हमको समझना चाहिए और जानना चाहिए। अभी अगर हम बात करें आयुष्मान भारत, इसमें मुझे काम करने का मौका मिला प्रधानमंत्री के साथ। आप देखिए, अब ये भी आप समझने लायक चीज है। 50 करोड़ लोग, 10 करोड़ 75 लाख परिवार, इनको 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत का हेल्थ कवर मिला। यानी अगर मैं जनसंख्या की दृष्टि से जोड़ूं तो सारा अमेरिका जोड़ लो, सारा मेक्सिको जोड़ लो, सारा कनाडा जोड़ लो और यूरोप जोड़ लो, तो जाके हमारा आयुष्मान भारत बनता है। ये हमारी जनसंख्या 50 करोड़ प्लस लोग, उनको डिजिटली जोड़ा। और ये स्कीम कितने दिनों में बनी, आप सोचिए। हम लोग उन्होंने इसके लिए कितना समय दिया होगा और कैसे काम हुआ होगा। 8 महीने में ये स्कीम रोल आउट हुई है, विदिन 8 मंथ्स। 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए देने की व्यवस्था। और व्यवस्था कैसे की गई है कि आपको पहले गोल्डन कार्ड दिया जाएगा या चिट्ठी दी जाएगी, उस चिट्ठी पर कोड होगा, उस कोड को लेकर के आप हॉस्पिटल में जाएंगे। जब आप उस कोड को आप डिकोड करेंगे तो आपका नाम, पता, सारा कुछ निकल करके आ जाएगा। आपका नाम चुन्नूलाल है, आपके बेटे 2 हैं, आपका परिवार पत्नी का नाम ये है, आपकी उम्र इतनी है, ये सारा रिकॉर्ड है। उसके बाद हॉस्पिटल पूछेगा कि तुम ये बताओ कि तुम ही चुन्नूलाल हो, इसका प्रमाण क्या है। तो वो चाहे अपना वोटर आइडेंटिटी कार्ड दिखाएगा, राशन कार्ड दिखाएगा, कुछ किसी तरीके से वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। उसके 5-6 तरीके बताएगा। आइडेंटिफिकेशन के बाद आपका अंगूठा वहां बायोमेट्रिक में जुड़ जाएगा। इस अंगूठे के जुड़ने के बाद आप आयुष्मान भारत की सेवा, दुनिया के किसी भी आयुष्मान भारत जहां फैसिलिटी होती है, उस हॉस्पिटल में जाकर के सिर्फ आप अपना अंगूठा लगा करके आप अपनी सेवाएं ले सकते हैं। आपका ऑपरेशन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा और पेमेंट डिजिटली हो जाएगा। कितने लोगों का होगा? 50 करोड़ लोगों को ये व्यवस्था दी गई है। ये बदलता भारत है, सोचा था, कोई कल्पना की थी? दिल्ली का व्यक्ति मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में जाकर के ऑपरेशन कराता है और वो वहां जाकर के अपना बायोमेट्रिक इस्तेमाल करता है। और जब बायोमेट्रिक इस्तेमाल करके बताता है कि मेरा इस समय डिस्चार्ज हो गया, उसको एक मोबाइल पर मैसेज आता है, आर यू सेटिस्फाइड विद द अरेंजमेंट्स? आपका ऑपरेशन हुआ है, आपने जैसे ही यस किया वैसे ही पैसा भारत सरकार का दिल्ली से होता हुआ मुंबई और मुंबई इस हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। इस तरीके की व्यवस्था। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि इस योजना के लिए प्रधानमंत्री जी ने खुद 6 महीने के अंदर लगभग 15 से 20 मीटिंग्स की। हर छोटी बड़ी बात, हर बारीकी को उन्होंने, इसका कैसे इंतजाम करोगे, इसका कैसे इंतजाम करोगे, इसको कैसे ठीक करोगे। यानी पॉलिसी और प्रोग्राम का सेफ्टी मेजर की भी चिंता की गई। इसमें डुप्लीकेशन कैसे अगर होगा तो उसको कैसे बचाओगे, इसमें फ्रॉड अगर होगा तो उसको कैसे बचाओगे, पैसा सही व्यक्ति को जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसको कैसे पता करोगे, उन्होंने सच में ऑपरेशन किया कि नहीं किया, इसको कैसे पता करोगे। बारीकियों में जाना, ये मोदी जी की खासियत है। हमारे यहाँ क्या होता है, देख लेना भाई, देख लेना भाई, देख लेना भाई। वही पहले क्या चलता था, जागते रहो और सब सोते रहो, यही होता था ना। अपना उठे, एक नारा लगा दिया, जागते रहो, अगले ने सुना, बोला जागते रहो, फिर सो गए। इधर प्रधानमंत्री मोदी जी इन बारीकियों को 15 to 20 मीटिंग्स लेना और मीटिंग में बारीकियों पर चर्चा करना, अफसर उसे पूछना, अभी तक कहां पहुंचे, अभी तक कहां पहुंचे, अभी तक कहां पहुंचे, कैसे करोगे, कैसे इसको इंप्रूव करोगे। तो ये चीजें हमको उनके चीजों से समझने में सुविधा भी होती है और जानकारी भी होती है। एक एस्पेक्ट उनका जन भागीदारी का होता है। कोई भी काम उन्होंने किया उसमें हमेशा पीपल फर्स्ट, जन भागीदारी, पीपल्स पार्टिसिपेशन। कोई रिफॉर्म्स लाते हो, प्रोग्राम लाते हो, उसको आप जनता के बीच में रखो,
उसकी डिस्कशन होने दो, उसका सजेशन सुनो। हमारे यहाँ 2 पॉलिसीज आई, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब मुझे आंकड़े नहीं याद है, लेकिन लाखों में सजेशन आए, लाखों में। प्रकाश जी ज्यादा बेहतर बता सकेंगे एजुकेशन के बारे में। शिक्षा के बारे में मुझे इतना याद है कि लगभग 300 सेमिनार्स हुए थे, 300 सेमिनार्स, हर छोटी बड़ी आपको चिंता की और चिंता करके समावेश किया गया, समावेश करके। इसलिए पीपल्स पार्टिसिपेशन, स्टेक होल्डर्स की पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी, ये जीएसटी का रिफॉर्म्स आया, इतना बड़ा रिफॉर्म्स आया। आप बताइए इसमें जन भागीदारी पूरी हुई कि नहीं? सब छोटी बड़ी, यानी ट्रक के ड्राइवर को जीएसटी से क्या लाभ हो सकता है, यहां से लेकर ट्रक के मालिक को इससे क्या लाभ होता है, यहां से लेकर प्रोड्यूसर्स को इसका लाभ कैसे मिल सकता है, और बेचने वाले को सरलीकरण कैसे हो सकता है, और खरीदार को क्या फायदा हो सकता है। इन सबकी समस्याओं को समझ करके जीएसटी की जन भागीदारी में इन्वॉल्वमेंट करते हुए आगे बढ़ने का काम हुआ। ये आपको अभी प्रकाश जी ने आपको बता ही दिया, नंदन हमारे नीले कनीज के बारे में।